लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया था, क्वेश्चन जिसमें ग्राफ ऑफ फ्रिक्शन देखा था कि किस तरीके से हमारे फ्रिक्शन वगैरह एक्ट करेगा और किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, ये सारा चीज़ देखा था। ठीक है, तो इस पे अब बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जहाँ पे किंक आता है उसके बाद से फिर क्या हो जाता है, हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाता है। उससे पहले क्या आता है, हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। और स्टैटिक फ्रिक्शन कैन एडजस्ट देयर वैल्यू बट द काइनेटिक फ्रिक्शन इज फिक्स्ड, वो अपने वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकता है। तो सभी का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, म्यू इंटू एन। और क्वेश्चन में अगर कभी ना गिवन हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन और जो काइनेटिक फ्रिक्शन है दोनों के वैल्यूज को क्या कर लेंगे, इक्वल एज्यूम करेंगे। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि एक ब्लॉक है जिसका मास दे रखा है 10 kg और कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.2। इसको वेलोसिटी दे दिया गया आगे की डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड। तो पूछा गया है फाइंड द टाइम आफ्टर विच ब्लॉक विल स्टॉप। कितने टाइम के बाद ब्लॉक स्टॉप हो जाएगा, ये तो मैं निकालना। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। पहला क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस आना चाहिए, क्वेश्चन अच्छे तरीके से करना है। तो क्या करेंगे, ये क्योंकि आगे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। और पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन जो लगेगा वो काइनेटिक लगेगा क्योंकि रिलेटिव मोशन हो रहा है। और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है, म्यू इंटू एन होगा। तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होगा। तो उधर से तुम एक्सेलरेशन निकाल लो और ये रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर रहा है तो फिर तुम कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए टाइम निकाल लेना, कितने टाइम के बाद ये स्टॉप हो जाएगा। v माइनस यू इज इक्वल्स टू 80 से सॉल्व करो। हाँ, है ना। तो पहले इसका मैं एफ बना लेता हूँ। तो एफ बनाएंगे, इस पे नीचे लग रहा होगा एम जी, ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा होगा नॉर्मल, पीछे की डायरेक्शन में लग रहा होगा फ्रिक्शन। और जो फ्रिक्शन होगा वो काइनेटिक लग रहा होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, म्यू के इंटू एन के बराबर, और हमेशा मैक्सिमम लगता है। म्यू के का वैल्यू कितना है 0.2 और नॉर्मल का वैल्यू कितना हो जाएगा एम जी। तो फ्रिक्शन हो जाएगा 0.2 इंटू 10 इंटू 10। तो जो ये इस जगह पे फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की डायरेक्शन में, वो 20 न्यूटन लग रहा है। एंड दिस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अभी बिल्कुल पहली बार कर रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, हर एक चीज़ बताऊंगा, लेकिन अभी स्टार्टिंग है तो धीरे धीरे। काइनेटिक फ्रिक्शन दैट इज 20, मास कितना है 10 इंटू एक्सेलरेशन। हमें पता है जिस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा। इसका रिटार्डेशन हो रहा है तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन बन गया कि एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी आगे की डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड है और इसका रिटार्डेशन हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो कितने टाइम के बाद ये रुक जाएगा। तो v माइनस यू इज इक्वल टू 80 करेंगे। फाइनल वेलोसिटी जो है रुक जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाना है। जीरो माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन -2 लिखेंगे इंटू टाइम। तो टाइम कितना आ जाएगा 5 सेकेंड। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दे रहा हूं मैं और इस क्वेश्चन को बिना पेन के यूज किए करना है, ठीक है। पेन टच नहीं करना है, माइंड से कैलकुलेट करके तुम्हें करना है। देखते हैं कर पाते हो। 10 kg का मास है और काफ़ी सिंपल दे रहा हूँ। 0.15 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। एफ इज इक्वल्स टू आगे की डायरेक्शन में लग रहा है मान लो कि 50 न्यूटन। तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा ये बताना है।
फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। कितना आ रहा है? सभी के ये आ रहे हैं क्या? कर लो सभी। तो ऐसा कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि खुद से कर लिया। और काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसीलिए आगे की डायरेक्शन में जो फोर्स लगाया वो 50 न्यूटन लगाया, ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल, नीचे की डायरेक्शन में लगेगा mg, और पीछे की डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन। थोड़ा सा मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक अब यूज़ करने की, मतलब फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए मैं एक ट्रिक यूज़ करूँगा, जो कि कुछ ऐसा होगा। म्यू इज इक्वल्स टू 0.15 है ना, तो मैं क्या करूँगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, 0.15 इंटू 10 ऑलवेज, तो ये कितना हो जाएगा, 1.5, है ना। तो ये 1.5 जो होगा ये इसका एक्सेलरेशन होगा। अगर सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा होता, ये फोर्स नहीं लग रहा होता, तो ये एक चीज़ है। जैसे कि मैं यहाँ पे बताऊँ, ऊपर सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा था, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना था, 0.2, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो सिर्फ और सिर्फ अगर फ्रिक्शन लग रहा होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो एक्सेलरेशन होगा, इसका रिटार्डेशन होगा। अब फोर्स की बात करते हैं, तो फोर्स, फोर्स की बात करते हैं, तो फोर्स कैसे निकलेगा, फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू होता है म्यू इंटू एन होता है ना, तो म्यू कितना है, 0.15, और ये हो जाएगा एम जी, और 0.15 इंटू एम इंटू जी विच इज 10, ये हो जाएगा 1.5 इंटू एम, ये फ्रिक्शन हो जाएगा। और मास का वैल्यू पुट कर लेंगे 10, तो ये हो जाएगा 15 न्यूटन। तो इसको दूसरे तरीके से हम लोग सोचेंगे कि ये m इंटू मल्टीप्लाइड बाई दिस है, तो कैसे करके होगा, अगर तुम्हारे पास एक ब्लॉक है, देख समझना थोड़ा सा, अगर म्यू दे रखा हो 0.2 और ब्लॉक का मास है 5 kg, तो इसको 5 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 10, तो ये डायरेक्ट तुम्हें फ्रिक्शन के कारण से मैक्सिमम फोर्स निकाल करके देगा। तो यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं, ये 10 है, और पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू आता है, तो ये 1.5 आता है, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 कितना आ जाएगा, 15 न्यूटन। तो डायरेक्ट कैलकुलेट हो गया। और ये कब करेंगे, जब फोर्स जो है सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा हो, नॉर्मल का वैल्यू चेंज होगा तो फिर गलत हो जाएगा। चलो अब चलते हैं आगे, ये आ गया पीछे की डायरेक्शन, फ्रिक्शन, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कितना 10, एक्सेलरेशन a, सो a इज इक्वल टू 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन और दे रहा हूँ, उसे भी तुम लोग बिना पेन को टच किए करना, मतलब माइंड से कैलकुलेट करके करना है, देखते हैं इस बार हो पाता है कि नहीं। एक फोर्स लग रहा है, जो फोर्स मैग्नीट्यूड में है 100 न्यूटन, और ये 10 kg का ब्लॉक है, लेट से 37 डिग्री का एंगल है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.2, एक्सेलरेशन बताना है ब्लॉक का, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। बताओ इस बार। फाइनल है,
7.6। 7.8। ओके, और कोई? 6.8। 5.6। अब धीरे धीरे करके चेंजेस आने लगे। 7.6 भी था। चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या होगा कि मैंने फोर्स को एक कंपोनेंट में दिया है, मतलब हॉरिजॉन्टल में नहीं है। इस फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, एक इस डायरेक्शन में विच विल बी एफ cos 37, डायरेक्ट में वैल्यू पुट कर लेता हूँ 80 न्यूटन, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एफ sin 37 विच इज 60। नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होगा एम जी विच इज 10 जी, और ऊपर की डायरेक्शन में एक लग रहा होगा नॉर्मल, और इस डायरेक्शन में लग रहा होगा फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है मैं पहले उसे निकालूंगा, विच इज म्यू इंटू एन। अब नॉर्मल पहले मुझे देखना होगा कितना होगा, क्योंकि ये नॉर्मल से ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है। नॉर्मल कितना हो जाएगा, 100 माइनस ऑफ 60 दैट इज इक्वल्स टू 40। अब इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा मैं, तो एफ हो जाएगा 0.2 इंटू 40, कितना आ जाएगा 8 न्यूटन। तो ये फ्रिक्शन जो है वो 8 न्यूटन लग रहा है। अब नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन करना है, विच इज 80 माइनस ऑफ 8 इज इक्वल्स टू 10। ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सभी का गलत आया क्यों? और बाकी लोगों के क्यों गलत आए? एक तो 7.6 बोला था। ओके, और कोई 5.6 क्यों किया था? पता नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन दूंगा, देखता हूँ कर पाते हो कि नहीं। तो एक इंक्लाइंड प्लेन है, और इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक ब्लॉक रखा गया जिसका मास है, अभी इजी इजी क्वेश्चन करते हैं, 10 kg दिया है मास, और ये जो एंगल है ये 53 डिग्री है, और म्यू इज इक्वल्स टू 0.5 है। तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। गलत मत करना इस बार, अच्छे से करो। है किसी का? हमारे माइंड में इस तरीके से आना चाहिए कि फिगर, आंख बंद किया फिगर दिखा और उसमें तुमने कंपोनेंट निकाल लिया। और जब तुम आंख बंद करके ये चीज विजुलाइज करने लग जाओगे, तब समझना तुम्हारा इमेजिनेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। ट्वेल्थ में इससे भी ज्यादा स्ट्रांग इमेजिनेशन रिक्वायर्ड होता है, जब 3D में काम करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आने लग जाता है। तो ओके, एक का आंसर है। हाँ हाँ। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, चेक करते हैं। तो मैं एफ बना देता हूँ पहले। इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा डेट विल बी इक्वल्स टू एम जी साइन 53, और नीचे की डायरेक्शन में लगेगा 10 जी कॉस 10 जी कॉस 53। ये कितना हो जाएगा?
और इस डायरेक्शन में नॉर्मल, पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन। तो कुछ चीज़ें का कंपोनेंट याद रखा करो। स्टैंडर्ड एंगल है 53 डिग्री है ना, 37 अगर एंगल होता है उसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ज़्यादा होना चाहिए और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कम होना चाहिए। तो ज़्यादा अगर 5 है तो 5 का 3 और 4 होता है, ये तुम्हें याद होगा। इस डायरेक्शन में 4 आएगा, इस डायरेक्शन में 3 आएगा। लेकिन वही अगर इस डायरेक्ट 10 है और ये 53 डिग्री है तो इस डायरेक्शन में शैडो कम बनाएगा और इस डायरेक्शन में शैडो ज़्यादा बनाएगा, क्योंकि लीन है ना, इस डायरेक्शन में ज़्यादा लीन है, ये एंगल कम है, ये एंगल ज़्यादा है। थोड़ा सोचो। तो इस तरफ का कंपोनेंट में 4 आना चाहिए, इस तरफ का कंपोनेंट में 3 आना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये 5 का डबल है तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6, है ना। वही अगर 100 होगा तो 100 होगा तो इस चीज़ को भी 10 से मल्टीप्लाई करना। तो ये चीज़ तुम्हें पता होना चाहिए, तो काफ़ी जल्दी कैलकुलेशन होगा फिर। तो इधर कितना आ जाएगा 80, इधर आ जाएगा 60। नॉर्मल कितना हो गया 60 और फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होता है म्यू इंटू एन। म्यू का वैल्यू 0.5 और नॉर्मल 60। तो 5 इंटू 6 इज 30 न्यूटन। नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन। आया ना, कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब गलत क्यों हुआ वो बताओ। हम्म, अच्छा तो मिस्टेक हो गया इमेजिनेशन। तो ये और ज़्यादा बढ़ाना होगा तुम लोग। जो चीज़ तुमने कैलकुलेट कर लिया उसका वैल्यू गलत नहीं पुट करना है। ऐसा नहीं कि इसको कैलकुलेट करा 80 बाद में 50 पुट कर लिया। माइंड पैलेस पता है क्या होता है? शेरलॉक होम्स देखा है किसी ने? मूवी? मूवी नहीं, टीवी सीरीज। मूवी तो बकवास। उसमें माइंड पैलेस बताते हैं। माइंड पैलेस एक ऐसा जगह है जहाँ पे तुम अपने चीज़ों को स्टोर कर सकते हो, इंफॉर्मेशन को, और कभी भी तुम चाहो तो उसको एसेस कर सकते हो। हालांकि इंफॉर्मेशन को हम लोग को कभी कभी याद करना पड़ता है, तब जाकर के हम उस इंफॉर्मेशन को एसेस कर पाते हैं। जैसे कि कोई भी फार्मूला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2x, इसको एसेस करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ा, याद करना पड़ा। लेकिन तुम सोचो तुमने किसी चीज को देखा और वो तुम्हारे दिमाग में एक बार में याद हो गया, छप गया। जैसे कि तस्वीर होता है, एक क्लिक करा तो उस इंस्टेंट का जितना भी फोटोज में डिटेल्स है वो आ जाता है। बाकी बाद में मोशन हो रहा है वो अलग बात है। ये जो चीज़ है वो तुम्हारे दिमाग में जाकर के छप जाना चाहिए। इसको माइंड पैलेस बोलता है। और जब तुम वापस से इस डिटेल्स को देखने की कोशिश करोगे, वापस से आंख बंद करोगे और उस डिटेल्स को तुम वापस से रिकॉल कर सकते हो। तो माइंड पैलेस काफ़ी अच्छा, मतलब कि एक वे है इमेजिनेशन का स्ट्रॉन्ग करने का। और काफ़ी अलग अलग तरह के इसमें टेक्निक्स भी आते हैं, सिखाए भी जाते हैं किस तरीके से हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मान लो सामने तुम्हारे पास कोई फोटो गिवन है ना, और उस फोटो को तुम देख लो और अचानक से आंख बंद कर लो। उसके बाद फिर आंख बंद होने के बाद वो सारा का सारा फोटो तुम्हारा आंख बंद में ही दिखना चाहिए, एग्जैक्टली सेम डिटेल्स के साथ। स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा ये स्ट्रांग होते जाएगा। जब मैं 11th में था तो उस समय मैं करता था, तो मेरे से भी ऐसे थोड़े थोड़े मिस्टेक हो जाते थे। उसके बाद फिर 1 साल तक किया तो 12th में आकर के काफ़ी ज़्यादा हद तक इम्प्रूवमेंट हो गया था। और फिर अभी आकर के तो मतलब थोड़ा क्या होता है कि इस एज में आके टेंशन वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रेश माइंड चाहिए होता है, जो कि तुम लोग के पास है। कोई टेंशन नहीं, खाने पीना सब कुछ मिल जाएगा, जॉब का जॉब वॉब करने की टेंशन नहीं है। तो इस पे फोकस तुम लोग कर सकते हो। ये चीज़ एक बार हो गया तो समझ लो लाइफ टाइम के लिए तुम्हारा इमेजिनेशन स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलो वापस से क्वेश्चन को करते हैं।
एक मास है जिसका 10 kg वैल्यू दे रखा है, और ये एक मास है जिसका 5 kg वैल्यू दे रखा है, और ये एंगल है थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री, और इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है म्यू इज इक्वल टू 0.1, 0.2 भी ले सकते हैं, 0.2। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि ये ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं करेगा, और करेगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा। सॉल्व करो। हाँ, ये इस पुली के साथ अटैच है ना, रस्सी से। नहीं नहीं, उसके साथ तो रखा हुआ है उसके ऊपर, और फ्रिक्शन उन दोनों के बीच में प्रेजेंट है, एंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे बना लेता हूँ इसका एफबीटी। तो ये 5G नीचे लगेगा, उसका कंपोनेंट इधर आएगा साइन में, साइन 37। तो हमें पता है कि 50 है, तो 50 का कंपोनेंट एक 30 और 40 हो सकता है। तो इस तरफ आएगा 30 और इस तरफ आएगा 40, और ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा नॉर्मल। एज्यूम कर रहा हूँ कि ये नीचे की डायरेक्शन में एक्सलेट करेगा, तो फ्रिक्शन तो पीछे ही लगेगा, और इस पे लगेगा नीचे की डायरेक्शन में 10G। और मैं इस पूरे को एक सिस्टम की तरह एज्यूम करूँगा, शॉर्ट ट्रिक जैसा एनएलएम में बताया था मैंने। तो इसमें एक्सटर्नल फोर्स कौन है, 10G, जो एक्सलेट कराना चाहता है। अपोज कौन करना चाहता है, 30 अपोज करना चाहता है। और कौन अपोज करना चाहता है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, म्यू इंटू एन। म्यू कितना है, 0.2। नॉर्मल कितना है, 40। तो 0.2 इंटू 40 कितना हो जाएगा, 8। तो माइनस ऑफ 8 इज इक्वल्स टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। इस जगह पे दोनों मास को एक्सलेट कराया जा रहा है, तो 15 इंटू ए। अगर तुमने 10A लिया या फिर 5A लिया तब तो गलत हो जाएगा। तो अब देखो कितना आ जाएगा, 100 माइनस 30, 70। 70 माइनस ऑफ 8, 62 डिवाइडेड बाय 15। दिस विल बी द आंसर। अरे हाँ या ना, किसी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो। सबको समझ में आया? हाँ, इधर ले लिया। हाँ, ओके। तो चलो, इसको मैं थोड़ा इक्वेशन बना करके भी दिखा देता हूँ। अगर इक्वेशन से करना होता तो कैसे करते, नीचे की डायरेक्शन में लगता है 10G, पीछे की डायरेक्शन में टेंशन, और इसका एक्सेलरेशन ए होता। पहला इक्वेशन बनता है 10G माइनस टेंशन इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन विच इज 10x। और इस वाले ब्लॉक पे पीछे की डायरेक्शन में लगता है 30, और पीछे की डायरेक्शन में लगता है फ्रिक्शन, और आगे की डायरेक्शन में लगता है टेंशन, और इसका एक्सेलरेशन एस होता है। टी माइनस फ्रिक्शन माइनस ऑफ टेंशन इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। और इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने पे देखो टेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10G माइनस ऑफ फ्रिक्शन माइनस ऑफ 30 इज इक्वल्स टू 15 ही आ जाएगा। और ये जो काम है मैं डायरेक्टली यहाँ पे पहुँच गया था, तो इतना करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमें। अब फ्रिक्शन का वैल्यू हमें पता है, ये निकाला है हमने, पुट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या चीज़ दूँ, क्वेश्चन? अच्छा अच्छा लग रहा है, चलो और क्वेश्चन करो फिर। सब रेगुलर क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। ये एंगल है 53 डिग्री, और ये एंगल है 37। ये एंगल है 37 डिग्री।
और ये 10 kg का मास है, और ये भी 10 kg का मास है, और इसमें म्यू का वैल्यू दे रखा है 0.2 और इसमें म्यू का वैल्यू है 0। तो पूछा गया फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में 10 sin 53 विच इज 80 न्यूटन लग रहा होगा, और इसमें तो फ्रिक्शन है नहीं तो मुझे नॉर्मल दिखाने की ज़रूरत है नहीं। अब इस पे बात करते हैं। इस पे जो पीछे की डायरेक्शन में लग रहा होगा 10 sin 37 वो 60 लग रहा होगा, और इस डायरेक्शन में नॉर्मल होगा, और इस डायरेक्शन में लग रहा होगा 80। क्योंकि ये आगे की डायरेक्शन में एक्सलेट करना चाहता है तो फ्रिक्शन पीछे की डायरेक्शन में लगेगा, और फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा म्यू इंटू एन, और म्यू कितना है 0.2, नॉर्मल कितना 80, तो कितना आ जाएगा 16 न्यूटन। अब नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 80 minus of 60 minus of 16 is equals to total mass which is 20 into a। कितना काम करना पड़ेगा, 80 में से 60 जाएगा 20 बचेगा, 20 में से 16 जाएगा 4 बचेगा, 4 divided by 20 is equals to a, so a is equals to 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कितने लोग का सही आया? अच्छा, तो इस तरीके से काफी क्वेश्चंस है। तो इस तरह के और भी क्वेश्चंस वगैरह अगर करने हो तो कर सकते हैं हम लोग। अब हम लोग थोड़ा डिफरेंट लेवल पे चलेंगे और डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं और ये तो इजी है। ये 10 kg का ब्लॉक है और इस जगह से एक मास अटैच्ड है और इस जगह से भी एक ब्लॉक अटैच्ड है। ये 10 kg का ब्लॉक है और ये 5 kg का ब्लॉक है, और इस जगह पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.15। तो पूछा गया फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑल द ब्लॉक्स। सॉल्व करो इसको। हाँ, मन में कर लो। अब तो तुम्हें पता ही चल गया होगा, ज़्यादा टफ लगेगा तो पेन से कर लेना। कोई कंपटीशन तो हो रही ना, क्वेश्चंस अगर सॉल्व करने हैं एग्जाम में तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। दोनों का यूज़ करो। आया आंसर? कितना आया? 1.4। हाँ, चलो करते हैं इसको। देखो इस डायरेक्शन में जो लगेगा वो 10G लगेगा विच इज़ 100। इस डायरेक्शन में कितना लगेगा 50 लगेगा, और इसका कुछ भी हेल्प नहीं होगा, पीछे की डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, ये 1.5 इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर दो विच इज़ ऑफ 15 न्यूटन। तो 100 में से 50 चला जाएगा, 50 बचेगा, 50 में से 15 चला जाएगा, इज इक्वल्स टू टोटल मास
इंटू एक्सेलरेशन, हो जाएगा 35 डिवाइड बाई 25 एक्सेलरेशन। समझ में आएगा? ये एक्सेलरेशन है। हाँ बोलो। नहीं नहीं, इतना दूर तो जा ही नहीं रहा है। हमें एज्यूम नहीं करना है कि ये पुली को भी पार करके फिर इस पे वापस आ जा रहा है, ऐसा एज्यूम नहीं करना है। ठीक है, जब भी हमें निकालना होता है उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे निकालना होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन है कि ये एक वेज है और इस वेज के ऊपर एक ब्लॉक को रखा गया। तो पूछा गया थीटा कितना होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसमें म्यू दिया गया, इस ब्लॉक का मास m है। बोला गया थीटा कितना होना चाहिए ताकि ये जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर दे। फाइंड थीटा सच दैट ब्लॉक जस्ट स्टार्ट्स मूविंग। तो आई थिंक कर ही लिया होगा तुम लोगों ने। काफ़ी सिंपल सा चीज़ है कि अगर इसको मूव करना है तो नेट फोर्स क्या हो जाना चाहिए, जस्ट ज़ीरो हो जाना चाहिए। दैट मीन्स इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है एम जी साइन थीटा होगा। जैसे कि तुम चाहो तो एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हो। ये एक नोटबुक ले लो ना और नोटबुक के ऊपर कोई भी एक ऑब्जेक्ट रख देना, ऐसे ब्लॉक टाइप का, सर्कुलर मत रखना। और धीरे धीरे तुम इस थीटा एंगल को बढ़ाते जाना। तो जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे एक एंगल ऐसा आएगा जब ये स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। तो ये स्लाइड करना क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है एम जी साइन थीटा वो फ्रिक्शन को ओवरकम कर गया, फ्रिक्शन से ज़्यादा लगने लग गया, तो इसीलिए ये स्लाइड करने लग गया। तो मैं बोल सकता हूँ एट एम जी साइन थीटा अगर जस्ट मूव करना है तो मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू द फ्रिक्शन। और इस समय जो फ्रिक्शन पीछे की डायरेक्शन में लग रहा होगा वो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा, विच विल बी म्यू इनटू एन। ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नीचे की डायरेक्शन में एम जी कॉस थीटा और ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा नॉर्मल। नॉर्मल का वैल्यू हो जाएगा एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा, और एम जी और एम जी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर से टेन थीटा क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू। सो म्यू इज इक्वल्स टू टेन थीटा जो आ रहा है इसे हम लोग एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। वो एंगल जिस एंगल पे ब्लॉक जस्ट मूव करना स्टार्ट कर दे इंक्लाइन प्लेन के लिए, उस एंगल का वैल्यू कितना होगा, थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स म्यू, या फिर टेन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू। तो इसे हम लोग एंगल ऑफ रिपोज। हाँ बोलो। टेन थीटा, देखो हमें एक एक बात मैं बता देता हूँ, जब भी मुझे एक लिमिटिंग निकालना होता है कि जस्ट मूव कराना है तो हमेशा इक्वल करना है, हमेशा इक्वल। ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू रखना है, ये हमेशा करना है। हमें पता है कि ग्रेटर देन होना चाहिए, है ना, लेकिन क्योंकि एक आंसर तो देना है, लिमिटिंग वैल्यू कितना देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गया? ठीक है, बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल सही तुम्हारी बात, लेकिन आंसर में क्या टिक करूँ मैं, तो आंसर के लिए हमें टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू देना है। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। तो कुछ क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, हीरोडोव के एससीवीयर क्वेश्चंस करते हैं। और क्वेश्चंस ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मान लो बहुत ही फेमस क्वेश्चन, एक वायर है मेरे पास और इस वायर के ऊपर एक बीड रखा गया। तो बोला गया कि इस वायर और बीड के बीच में जो फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो म्यू है। ठीक है, म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन
बिटवीन रिंग एंड वायर। तो पूछा गया कि मैक्सिमम हाइट जो है वो कितना अटेन किया जा सकता है। फाइंड एच मैक्सिमम, ताकि रिंग इक्विलिब्रियम में रहे, सच दैट रिंग स्टेज इन इक्विलिब्रियम। सॉल्व करो। और ये जो वायर है इसको बेंड किया गया है कुछ इस फॉर्म में, y इज इक्वल्स टू 4a एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। काफी फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगह पे पूछा जाएगा, जेई में भी क्वेश्चन पूछा गया, तो इसीलिए मैंने कराया। देखो, क्योंकि ये उसी जगह पे स्टेबल है और नीचे नहीं आ रहा है, इसका मतलब उस पर नेट फोर्स तो जीरो ही होना चाहिए, तभी ऐसा सिचुएशन हो सकता है। तो मान लो इस जगह पे जो रिंग है उस पे सारे फोर्सेस जो लग रहे होंगे वो कौन कौन से लग रहे होंगे। एक तो लग रहा होगा mg नीचे की डायरेक्शन में, और उसका कंपोनेंट होगा एक इस डायरेक्शन में। तो मैंने पहले क्या करा, इस वायर से पे टेंजेंट ड्रॉ किया, ये ऐसा टेंजेंट आ जाएगा। तो ये जो है एक्स एक्सिस के साथ कुछ थीटा एंगल बना रहा होगा, और ये एंगल अगर थीटा होगा तो हमें पता है कि ये भी एंगल कितना होगा थीटा, और इस डायरेक्शन में अब कंपोनेंट आ जाएगा विच विल बी mg cos थीटा, और वायर से इस डायरेक्शन में लग रहा होगा नॉर्मल, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा mg sin थीटा, और फ्रिक्शन जो है पीछे की डायरेक्शन में लग रहा होगा, फ्रिक्शन कितना होगा म्यू इंटू ए। और क्योंकि ये नीचे की डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब mg sin थीटा जस्ट फ्रिक्शन के बराबर होगा। और मैक्सिमम पूछा है हाइट, तो फ्रिक्शन भी उस समय मैक्सिमम लग रहा होगा, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा म्यू इंटू एन, और नॉर्मल का वैल्यू कितना हो जाएगा mg cos थीटा, और ये mg sin थीटा, तो mg mg कैंसिल आउट हो जाएगा। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू, जो कि हम लोगों ने पहले ही निकाला था, एंगल ऑफ रिपोज। अब मुझे निकालना है कि मैक्सिमम हाइट में कितना रख सकता हूँ। दिस इज बेसिकली y, अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है तो इसका कोऑर्डिनेट x, y कहलाएगा, तो ये जो हाइट होगा इसे y कहलाएगा, कहेंगे हम लोग। और ये जो इक्वेशन है इसका, वो क्या इक्वेशन है, y इज इक्वल्स टू 4a एक्स स्क्वायर। इसको मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, तो डिफरेंशिएशन क्या दे देगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4a इंटू 2x। ये क्या चीज़ देता है, डिफरेंशिएशन हमेशा स्लोप देता है, तो इस लोकेशन पे इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो इतना है, और वो tan थीटा के बराबर होता है, तो इन दोनों को इक्वल कर लो, तो हो जाएगा 4a इंटू 2x इज इक्वल्स टू म्यू, तो x निकल के आया इज म्यू डिवाइडेड बाय 8। लेकिन मुझे क्या चाहिए, y चाहिए, तो y का वैल्यू क्या है, y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर, x का वैल्यू म्यू डिवाइडेड बाय 8a का होल स्क्वायर, और यह आ जाएगा आंसर। a कैंसिल आउट कर लेंगे, म्यू स्क्वायर डिवाइड बाय तो ये हो जाएगा, और 4 म्यू स्क्वायर 64 डिवाइड बाय ए। समझ में आया क्या। तो अभी जस्ट हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जो एनएलएम में क्वेश्चन किया था, जिसमें जेई में भी क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, उसी के जैसा ही ये क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चंस लगभग बहुत जगह पे तुम्हें देखने के लिए मिलेंगे। एक जब हम लोग सर्कुलर क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे भी देखने के लिए मिलेगा ये चीज। चलो अब आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं इरोडोव का, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है कि इस ब्लॉक का मास m दे रखा है, और इसमें कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है म्यू, और इस पे F फोर्स लगाया जा रहा है, सॉरी नेक्स्ट टाइम करेंगे, नेक्स्ट टाइम मतलब इस क्वेश्चन के बाद। ये भी जेई में क्वेश्चन पूछा गया। ये एक m मास का ब्लॉक है, और
इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, ठीक है। तो ये क्या करेगा, नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। मैं मान लेता हूँ कि फ्रिक्शन जो है वो बहुत ही कम है और वो नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। तो जेई में आया हुआ क्वेश्चन है और ये 2-3 बार रिपीट हो चुका है, तो तुम्हें निकालना है कि कितना मिनिमम वैल्यू का फोर्स इस पे लगाना चाहिए ताकि ये जस्ट रेस्ट पे रहे। पहला, फाइंड द मिनिमम एक्सटर्नल फोर्स that should be applied on the block along the inclined plane such that block just stops moving in downward direction. और दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड द मिनिमम एक्सटर्नल फोर्स along the inclined plane है, ये inclined plane लिख देता हूँ ब्रैकेट में, such that the block just starts moving in upward direction. चलो इन दोनों क्वेश्चन को पढ़ो, सभी को एक बार प्रैक्टिस कर लेने दो। देखो इन दोनों का मतलब इस जगह पे डिफरेंट है। पहला क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि इसको जस्ट रोकना है नीचे जाने से। तो पहले मैं सॉल्व करता हूँ, फिर एक एग्जांपल भी करा दूंगा फर्स्ट वाले के लिए। फर्स्ट वाले के लिए क्या है, जो ब्लॉक है इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो ऑफकोर्स इस पे जो फोर्स लग रहा होगा एम जी साइन थीटा लग रहा होगा, और पीछे की डायरेक्शन में लग रहा होगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, म्यू एम जी कॉस थीटा, बराबर। डायरेक्टली मैंने कर दिया, इस डायरेक्शन में एम जी कॉस थीटा होगा, ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल, और ये फ्रिक्शन जो है बेसिकली म्यू इंटू एन के बराबर। तो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है, एम जी साइन थीटा माइनस ऑफ म्यू एम जी कॉस थीटा। अगर इसके इक्विवेलेंट मैं ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगा दूं तो मेरा ब्लॉक नीचे जस्ट मूव करना स्टॉप कर देगा। तो एफ मिनिमम शुड बी इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा माइनस ऑफ म्यू एम जी कॉस थीटा, बाकी चीज़ कॉमन वगैरह ले सकते हैं। तो ये साइन थीटा माइनस ऑफ म्यू कॉस थीटा बनेगा। अब सेकेंड केस क्या बोला है, सेकेंड केस में ये बोला है कि ये क्या था, ब्लॉक ऐसे रखा हुआ था और ये इस पे फोर्सेस इस डायरेक्शन में लग रहे थे एम जी साइन थीटा, और पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा था विच वाज म्यू एम जी कॉस थीटा। लेकिन मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना है, इतना इतना एक्सटर्नल फोर्स देना है कि ये ब्लॉक ऊपर मूव करना स्टार्ट करे। अगर ये ब्लॉक ऊपर मूव करना स्टार्ट करेगा तो फ्रिक्शन पीछे लगना स्टार्ट हो जाएगा ना। अरे हाँ या ना, ये बात समझ में आई या नहीं। अगर ब्लॉक को जस्ट थोड़ा सा भी तुमने ऊपर मूव कराया, कांस्टेंट वेलोसिटी का भी मतलब क्या होता है, नेट फोर्स जीरो। तो अगर ये ऊपर की डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो इस पे पीछे की डायरेक्शन में mg sin थीटा तो लगेगा ही, लेकिन फ्रिक्शन अब पीछे की डायरेक्शन में लगेगा, तो वो हो जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में तुमने लगाया है एक्सटर्नल फोर्स। तो दिस एक्सटर्नल फोर्स मिनिमम कितना होना चाहिए ताकि ऊपर मूव करे, इज एम जी साइन थीटा प्लस ऑफ म्यू एम जी कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉमन ले लो इधर से एम जी, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ये बात समझ में आया या नहीं आया सबको।
हाँ, अगर आ गया तो फिर, हाँ तो फिर चलो एग्जाम्पल छोड़ देता हूँ। मुझे लगा दूसरा एक वैल्यू लेकर के एग्जाम्पल कराऊंगा, अगर आ गया तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के जैसा करते हैं। एक इंक्लाइन प्लेन है और ये एंगल है थीटा, और ये ब्लॉक इस तरीके से रखा हुआ है, एम मास का है, और इस पे जो फोर्स लगाया गया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाया गया है एफ, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया है। तो पूछा गया कितना एफ लगाना चाहिए ताकि ब्लॉक ऊपर की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दे, सच दैट ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। सॉल्व करो इसको। चलो तो इसको क्वेश्चन को करने के लिए देखो, ये सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं, अगर तुमसे हो रहे हैं तो मतलब समझ लो कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर हो रहा है। तो इस पे जो है फोर्सेस कुछ इस तरीके से लगेंगे, एक तो एफ फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और एक एम जी इस डायरेक्शन में लगेगा, और नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगेगा, और क्योंकि इसको जस्ट ऊपर की डायरेक्शन में मूव कराना तो फ्रिक्शन पीछे की डायरेक्शन में लगेगा। और अब कंपोनेंट ले लेता हूँ मैं, इस डायरेक्शन में आ जाएगा एम जी साइन थीटा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा एम जी कॉस थीटा, और ये जो फोर्स है इस फोर्स का भी कंपोनेंट आएगा, इधर आ जाएगा एफ कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा एफ साइन थीटा। तो नॉर्मल का वैल्यू कितना हो गया, नॉर्मल इज इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा प्लस ऑफ एफ साइन थीटा, और फ्रिक्शन कितना लगेगा मैक्सिमम, क्योंकि ऊपर मूव कर रहा है, तो डेट विल बी म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा प्लस ऑफ एफ साइन थीटा। बहुत लोग फ्रिक्शन ही गलत लिख देते हैं, तो आंसर ही गलत आएगा। अब इसको बड़ा होना चाहिए इन दोनों के वैल्यू से, दिस एफ कॉस थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा प्लस ऑफ फ्रिक्शन। तो जस्ट एक लिमिटिंग लेना है तो मैं इक्वल्स टू रखूंगा, सो एफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन कितना है हमारा म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा। और क्योंकि मुझे एफ निकालना है तो इसको इस तरफ कर लो, तो एफ कॉमन आ जाएगा और अंदर आएगा कॉस थीटा माइनस ऑफ म्यू साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम जी, इससे कॉमन ले लो तो अंदर आ जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, और इधर से जो एफ आ जाएगा वो आ जाएगा एम जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस ऑफ म्यू साइन थीटा। समझ में आया या नहीं? अब ये जो चीज़ है इसको दूसरे फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है, अगर मैं साइन कॉस थीटा दोनों ऊपर नीचे से कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा टेन थीटा, और ये बन जाएगा म्यू डिवाइडेड बाय, ये कितना बन जाएगा, कॉस थीटा कॉमन ले लिया, वन माइनस म्यू टेन थीटा। ठीक है, ये एफ आ जाएगा। और एक बार जेई में क्वेश्चन दे दिया था कि यहाँ पे जो म्यू का वैल्यू है वो दिया था म्यू इज इक्वल्स टू टेन फाइव, और ये चीज़ मैंने जस्ट बताया कि एंगल ऑफ रिपोज के फॉर्म में भी तुम्हारा वैल्यू को रिप्रेजेंट कराया जा सकता है, म्यू इज इक्वल्स टू टेन फाइव। तो अगर तुम्हारा म्यू इज इक्वल्स टू टेन फाइव गिवन है तो देखो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एम जी टेन थीटा प्लस टेन फाइव डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन फाइव इंटू टेन थीटा। बताओ किसी का कुछ फॉर्मूला वगैरह दिख रहा है क्या ये? टेन ए प्लस बी, so this is the minimum amount of the force that should be acted on the block, ताकि वो जस्ट ऊपर की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करे। समझ में आया क्या? तो पहले क्या किया, ऊपर की डायरेक्शन में मूव कराना है तो फोर्स लगा एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा इधर, तो ये जो फोर्स हो जाएगा टोटल नॉर्मल के बराबर हो जाएगा, और इसके कारण से फ्रिक्शन बढ़ गया हमारा, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन हो गया।
और क्योंकि मूव कराना है तो ये फोर्स ज़्यादा होना चाहिए इस फोर्स से, तो एफ कॉस थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा प्लस ऑफ फ्रिक्शन। और फिर यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर लिया मैंने फ्रिक्शन के, और फिर मैंने उसको सॉल्व कर लिया। तो नेक्स्ट हम लोग एरोडोप का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा दिया गया कि एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक का मास है m, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो ब्लॉक और सरफेस के बीच में, ग्राउंड के बीच में, डेट इज म्यू गिवन। तो पूछा गया फाइंड मिनिमम एक्सटर्नल फोर्स applied on the block to just move it। इसको मूव करने के लिए मिनिमम कितना फोर्स लगाना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स, इस ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लगाना चाहिए ताकि ये जस्ट मूव कर जाए, बताओ। तो देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एरोडोप का है, तो सिंपल वे में तो इसको नहीं लेना चाहिए। और इसका मैंने लास्ट टाइम फिगर बना दिया था, हिंट मिल गया था, इसीलिए वापस से मैंने उसको इरेज कर दिया था। तुम लोग सोच रहे हो कि इस पे ब्लॉक पे फोर्स आगे की डायरेक्शन में लगाएंगे, पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा होगा, और जस्ट फोर्स म्यू एम जी के बराबर में होना चाहिए, तो ऐसा गलत है। कोई भी अगर पहली बार सोचेगा तो ऐसा ही सोचेगा, अनटिल अनलेस तुमने किया हुआ क्वेश्चन। तो इस फोर्स को मैं एक थीटा एंगल पे लगाऊंगा, और ये थीटा एंगल पे जो फोर्स लगेगा तो इस फोर्स का कंपोनेंट आएगा, एक इस डायरेक्शन में आएगा एफ कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में आएगा एफ साइन थीटा। तो इसको एंगल पे फोर्स क्यों लगाया गया, एंगल पे इसलिए लगाया गया ताकि इसका नॉर्मल का कंपोनेंट कम हो जाए। अगर किसी तरीके से नॉर्मल में कम करूंगा तो पीछे की डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो भी तो कम होगा, तो मुझे आगे की डायरेक्शन में कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो बहुत ही ज़्यादा एंगल नहीं होना चाहिए, बहुत ही कम एंगल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने सोचा, ठीक है। तो नॉर्मल कितना आ जाएगा, नॉर्मल विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एम जी माइनस ऑफ एफ साइन थीटा, और फ्रिक्शन जो इस जगह पे मैक्सिमम लगेगा डेट विल बी म्यू इंटू एन, और ये हो जाएगा म्यू इंटू एम जी माइनस ऑफ एफ साइन थीटा। और क्योंकि जस्ट इसको मूव कराना है तो एफ कॉस थीटा फ्रिक्शन से ज़्यादा होना चाहिए, जस्ट ज़्यादा होना चाहिए। तो एफ कॉस थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू द फ्रिक्शन। सो दिस इज एफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, म्यू एम जी माइनस ऑफ म्यू एफ साइन थीटा, और इसको मैं इस तरफ कर लेकर के आ जाता हूँ, इधर बन जाएगा एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एम जी, और एफ कितना आ गया, एफ इज इक्वल्स टू म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये हमारे पास फोर्स निकल करके आया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि क्वेश्चन में थीटा तो दिया नहीं है, एंगल तो दिया नहीं है, मैंने थीटा को तो एज्यूम करा है, तो इस थीटा को कैसे एलिमिनेट करें, बताओ। इस थीटा को कैसे एलिमिनेट करें, कैसे हटाएं। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ये है कि हमें अगर f का वैल्यू चाहिए मिनिमम, तो नीचे जो टर्म है cos थीटा प्लस ऑफ म्यू साइन थीटा, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, है ना। अरे हाँ या ना, नहीं समझ में आया क्या। हाँ, तो ये चीज मुझे मैक्सिमम चाहिए। मैथमेटिकल टूल में मैंने बताया था कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कितना होता है, रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर। तो क्या इस टर्म का मैक्सिमम वैल्यू रूट अंडर ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर होगा, आया ना। चलो डोंट वरी, अगर नहीं आया ये चीज, वैसे तो ये चीज मैंने बताया है मैथमेटिकल टूल में, अगर नहीं आया तो फिर मैं इसको दूसरे फॉर्म में करता हूँ। लेट से दिस इज वाई, वाई इज इक्वल्स टू कॉस थीटा
प्लस म्यू साइन थीटा। क्या ये y एक फंक्शन है थीटा का, और y का मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो ये मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन हो गया। तो मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है मुझे, डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू जीरो। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। तो इधर से मेरे पास निकल के आ जाएगा, दिस इज व्हाट म्यू cos थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा implies tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू। काफी अच्छा रिलेशन निकल के आया, इसे याद रखेंगे हम लोग कि tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एंगल पे, इस एंगल पे क्या होने वाला है, मुझे मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो एंगल निकालने के लिए मैंने क्या करा, एक ट्रायंगल ड्रॉ करा, और ये थीटा है तो म्यू दिया है, तो दिस इज म्यू एंड दिस इज वन, और ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर ऑफ वन प्लस म्यू स्क्वायर। मेरी बात समझ में आएगा? तो चाहो तो तुम वैल्यू पुट करके भी ये सब निकाल सकते हो कि इसका y का वैल्यू कितना आएगा। थीटा का वैल्यू अगर तुम्हारा निकल चुका है तो इधर से y का जो मैक्सिमम वैल्यू निकल करके आएगा वो आएगा हमारा रूट अंडर ऑफ वन प्लस म्यू स्क्वायर, और किस एंगल पे आएगा ये अगर पूछा जाए तो थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स म्यू पे आएगा। और अब मुझे चाहिए f, तो इसका वैल्यू पुट कर लो, f कितना आ जाएगा, सो f मिनिमम विल बी इक्वल्स टू म्यू एम जी अपॉन रूट अंडर ऑफ वन प्लस म्यू स्क्वायर। सो दिस विल बी द आंसर। और इसको भी याद रखना है, किसी किसी जगह पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा और हम लोग इसको अप्लाई कर लेंगे। समझ में आया क्या? उसने ये भी तो नहीं बोला था कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाना है, बोला है? उसने बस इतना कंडीशन दिया कि मिनिमम फोर्स लगाना है मुझे, बाकी तुम्हारे हाथ में क्या करना है ना? तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता, अगर एंगल पे दे दिया होता तो तुम्हें तुरंत ट्रिक मतलब हिंट मिल जाता, अच्छा थीटा एंगल पे लंबा लगाना है, एटलीस्ट उस जगह तक तो आ ही जाते, साइन थीटा कॉस थीटा वाले टर्म तक। फिर मैक्सिमा 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 और मिनिमा लगाना अलग बात हो। तो इसीलिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो गया ये, इस तरीके से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एस सी वर्मा का। पहले सिंपल क्वेश्चन, दो तरह के क्वेश्चन है इसमें, ये कैपिटल एम मास है और ये स्मॉल एम मास है, और इस जगह पे एफ फोर्स लगाया जा रहा है। इन दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, और इस सरफेस के बीच में भी म्यू है। तो पूछा गया एफ मिनिमम कितना लगाना चाहिए ताकि जो स्मॉलर ब्लॉक है वो मूव ना करे, ठीक है, वो चिपक के रह जाए, स्टेशनरी रह जाए। तो फाइंड एफ मिनिमम such that the smaller block does not move with respect to the bigger block। सॉल्व करो, ये तो सॉल्व हो सकता है तुम लोगों से, आराम से करो इसको। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए अब मैं पहले इसका एबिलिटी बनाऊंगा। देखो यहाँ पे ये चिपक के क्यों रहेगा, तुम चाहो तो घर में एक छोटा सा काम कर सकते हो, एक ब्लॉक ले लेना या फिर बुक ले लेना, और बुक के साथ एक छोटा सा ब्लॉक को ऐसे हाथ पकड़ के रखना, और इधर से भी होल्ड करके रखना, और इस पे स्पीड में, बहुत ही ज़्यादा स्पीड में एक्सुलेट कराना। तो देखना थोड़ी देर के लिए ये चिपक के रह जाएगा, लेकिन एक्सलरेट होना चाहिए। कांस्टेंट वेलोसिटी हो गया तो चिपक के नहीं रहेगा। क्यों चिपक के रहा, क्योंकि उसके ऊपर फ्रिक्शन ऊपर की डायरेक्शन में एक्ट करा और नीचे की डायरेक्शन में एम एक्ट करा, ये इसको बैलेंस कर लिया, ठीक है। तो फ्रिक्शन लगा क्यों, क्योंकि ये आगे की डायरेक्शन में एक्सलरेट कर रहा है नॉर्मल के कारण से। तो मान लेता हूं कि इसका मिनिमम एक्सलरेशन ए होना चाहिए ताकि वो चिपक करके रहे।
तो मिनिमम एक्सेलरेशन के लिए मैं पहले तो ये निकाल लेता हूँ कि इसके ऊपर खड़ा हो जाता हूँ। अगर ए से एक्सेलरेट करेगा तो ऑब्जर्वर भी ए से एक्सेलरेट कर रहा होगा, तो इस ब्लॉक के ऊपर पीछे की डायरेक्शन में लगेगा सूडो फोर्स, और इस पे लगेगा नॉर्मल इस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में लगेगा एम जी, और सरफेस के लॉन्ग लगेगा फ्रिक्शन। नॉर्मल कितना हो जाएगा, एम ए के बराबर हो जाएगा, और एम जी जस्ट फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा, और एम जी इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन का भी वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम लगेगा, तो म्यू इंटू एन होगा। एम एम कैंसिल आउट, तो इधर से आ जाएगा ए जो होना चाहिए वो जी बाय म्यू के बराबर होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये जाकर के चिपक के रह सकता है। अब चिपक गया तो ये एक बॉडी ऐसा बन गया जो कि मूव नहीं कर रहा है, और इस पे फोर्स लगाया तुमने इस डायरेक्शन में, तो इस सिस्टम पे पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ये भी तो लगेगा, विच विल बी इक्वल्स टू म्यू इंटू एन। तो म्यू और नॉर्मल कितना हो जाएगा, ये एन डैश एन वन मान लेता हूँ, तो नॉर्मल हो जाएगा कैपिटल एम प्लस ऑफ स्मॉल एम इंटू जी। आया ना, समझ में आ रहा है क्या अच्छे से? तो ये फ्रिक्शन हो गया। अब नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो जो F होना चाहिए डेट शुड बी इक्वल्स टू F1 प्लस दिस थिंग एक्सेलरेशन जी बाय म्यू, और F1 का वैल्यू पुट कर लो इधर, विच इज म्यू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी। समझ में आया क्या या नहीं आया? बोलो अगर नहीं समझ में आया तो, है ना। अगर मैं इसका एफबीडी बनाता सिर्फ और सिर्फ इसका, तो ये ब्लॉक कुछ ऐसा होता है, नीचे की डायरेक्शन में एम जी लग रहा होता है, लेकिन इस पे फ्रिक्शन लग रहा होता है, ठीक है, क्योंकि इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन ऊपर लगा है, तो इस वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन नीचे के डायरेक्शन में लगेगा, और ये फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर, ये होगा कैपिटल एम जी, और ऊपर होगा नॉर्मल, तो एन वन कितना हो जाएगा, इन दोनों के समेशन के बराबर। तो इसीलिए मैंने इसको एक सिस्टम ले लिया, ताकि मैं आराम से कैलकुलेशन कर पाऊँ, ठीक है। एक और एस का क्वेश्चन करते हैं, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है कि एक प्लेटफॉर्म है, और प्लेटफॉर्म के ऊपर एक आदमी खड़ा है, और उसने रस्सी को पकड़ के रखा है, और रस्सी कुछ इस तरीके से पुली के थ्रू इस पे लगा हुआ है, ऐसा बोला गया है। इस आदमी का मास कैपिटल एम है, और इस जो भी प्लेटफॉर्म है उसका मास स्मॉल एम है, और इस प्लेटफॉर्म और सरफेस के बीच में कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, और आदमी तो उसके ऊपर आराम से ग्रिप बना करके खड़ा हुआ है। तो बोला गया कि आदमी कितना मैक्सिमम फोर्स लगा सकता है ताकि ये जो प्लेटफॉर्म है वो स्लाइड ना करे। फाइंड मैक्सिमम एफ अप्लाइड बाय मैन such that the platform does not move। सॉल्व करो। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तुम चाहो तो इसको सिस्टम लेकर के कर सकते हो, या फिर चाहो तो तुम इंडिविजुअल भी लेकर के कर सकते हो। तो कैसे करके बनाना है मुझे, देखना। ये जो आदमी है, इस आदमी के ऊपर एक फोर्स तो लग रहा होगा ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन, और ये इसके ऊपर खड़ा है, तो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होगा एम जी, और नीचे की डायरेक्शन में एक स्मॉल एम जी
लग रहा होगा और इस पे आगे की डायरेक्शन में लग रहा होगा टेंशन, है ना। मैंने सिस्टम कुछ ऐसा बना लिया। और क्योंकि ये जस्ट मूव करने की कोशिश कर रहा है तो पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो ग्राउंड से नॉर्मल कितना लगेगा, कि जो फ्रिक्शन है वो तो नॉर्मल पे डिपेंड करता है, और ग्राउंड से नॉर्मल ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा होगा, और वो कितना लग रहा होगा, कैसे निकल सकता है। नॉर्मल प्लस टेंशन इज इक्वल टू कैपिटल एम जी प्लस ऑफ स्मॉल एम जी। इधर से नॉर्मल आ जाएगा कैपिटल एम जी प्लस स्मॉल एम जी माइनस ऑफ टी। और फिर ये जो टेंशन है जस्ट फ्रिक्शन से छोटा होना चाहिए। तो लिमिटिंग के लिए मैं फ्रिक्शन और टेंशन को तो हमेशा इक्वली करूँगा। फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है म्यू इंटू एन, और ये बराबर होना चाहिए टेंशन के। तो नॉर्मल कितना आ जाएगा, एम जी माइनस ऑफ टेंशन इज इक्वल्स टू टी। देखते जाना कोई मिस्टेक ना हो। और फिर इसको ऐसा लिख लो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी माइनस ऑफ है तो इस तरफ चला जाएगा, तो वन प्लस म्यू आ जाएगा। तो टेंशन कितना होना चाहिए, म्यू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी डिवाइडेड बाय वन प्लस म्यू। समझ में आएगा, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चंस वगैरह तुमसे पूछे जा सकते हैं कि हाँ किस, हाँ बोलो, कुछ पूछ रहे हो। हाँ ये देखो, सिस्टम बनाना आना चाहिए, अदरवाइज क्या होता है इंडिविजुअल भी तुम कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सिचुएशन। हाँ हाँ बोलो। तुम क्या बोलना चाह रहे हो कि ये जो पुली है, पुली की इस जगह पे भी फ्रिक्शन लग रहा है, इस जगह पे ऐसा। तो ये प्रॉब्लम हम लोग इस जगह पे सॉल्व नहीं करेंगे, ये हम लोग टॉर्क से करते हैं। जब हम लोग आरबीटी पढ़ेंगे तो वहां पे करेंगे। और कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि हाँ ये इस तरीके से कर रहे हैं कि हाँ ये फ्रिक्शन लग रहा है, म्यू का वैल्यू दे रखा है इसके बीच में, कभी नहीं दिया जाता है। हमेशा क्या दिया जाता है कि इन दोनों के बीच में ग्रिप बन करके स्लिपिंग कभी नहीं हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग आरबीडी में करेंगे जिसमें टॉर्क लगा करके आंसर निकालते हैं हम लोग। तो इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ पे जस्ट ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें कि तुम्हारा पुली फ्रिक्शनलेस है, पुली मासलेस है, स्ट्रिंग आइडियल है, ऑलवेज। ठीक है। हम्म। चलो ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में दो चीज़ बच गया है, और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डेट इज ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ प्रॉब्लम, टू ब्लॉक प्रॉब्लम, थ्री ब्लॉक प्रॉब्लम, बहुत इंपॉर्टेंट है।